हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला आर के मेहता पर। आइए साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्या, तो क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका मैंने आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और आज करवाना है आप सभी को साथियों क्या, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर करवाना है ना साथियों। तो आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। पहला जो अपना हिस्ट्री का चैप्टर है क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर बात करें साथियों, इस चैप्टर का नाम जो है आपका क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम होने वाला साथियों आपका क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद आपका नाम होने वाला है। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आपका राष्ट्रवाद हो गया साथियों। ये आपका यूरोप क्या, अगर चैप्टर का पहले हम लोग नाम का विश्लेषण करें, नाम के बारे में समझे, नाम के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करें साथियों, तो हो जाएगा आपका क्या, यूरोप एक आपका महादेश है। क्या साथियों, तो यूरोप आपका एक महादेश है ना। आपको पता होगा कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है, तो विश्व में महादेशों की संख्या कुल 7 है। कितनी, 7 महादेश है, उसमें से एक आपका क्या, यूरोप महादेश है। और ये जो आपका है में, मतलब यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। राष्ट्र का मतलब होता है, ये जो आप देख पा रहे हो साथियों, क्या देख पा रहे हो, ये है आपका राष्ट्र। क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ होता है देश। क्या होता है, देश। और आपको पता है कि महादेश में एक देश तो होते नहीं है, महादेश में एक से अधिक 2 4 10 20 50 60 देश होते हैं। तो यूरोप महादेश में राष्ट्र मतलब देश, और आपका बाद जो होता है, बाद का अर्थ होता है लगाव। क्या होता है, बाद का अर्थ होता है साथियों लगाव। मतलब यूरोप के देश में, यूरोप जो महादेश है उसके अंतर जितने भी देश आते थे, उनमें अपने देश के प्रति लगाव की भावना ही क्या कहलाता है, यूरोप में राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, तो यूरोप में राष्ट्रवाद कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका चैप्टर का नाम का विश्लेषण था, ये आप सभी को डिटेल से मैंने जो अभी आपको बताया, ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल था आपका स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन अपना भारत जो है अंग्रेजों की चंगुल से स्वतंत्र हुआ था। आजादी से हम लोगों को आजादी मिली थी, गुलामी से आजादी मिली थी। ओके साथियों, तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आज हम लोग क्या है, तो स्वतंत्र देश में है ना। अपना ये दो देश जो है स्वतंत्र है, हम लोग किसी के चंगुल में नहीं है। और अपने देश में क्या है, तो लोकतंत्र स्थापित हो गया। क्या हुआ साथियों, तो अपना ये देश जो है भारत, इसमें अभी लोकतंत्र का स्थापना हो चुका है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, इसको अगर भारत किस प्रकार से स्वतंत्र हुआ था, कैसे गुलाम हुआ था, कैसे आजादी मिली थी, इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में क्या देखेंगे, तो आज के हम लोग लेक्चर में देखेंगे VVI ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को, चैप्टर नंबर फर्स्ट। एकदम बेहतरीन ढांचे स्ट्रक्चर के तहत मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। मैं हूं आपका दुलारे सर। क्या, दुलारे है ना, बड़े ही दुलार प्यार और से समझाऊंगा आप सभी को। बस आप लोग समझने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। अगर आपसे हमारी ये टीम जो है आपको बिहार बोर्ड टॉपर बनाने के लिए प्रयास करेगी, क्यों कि लगातार हमारी टीम जो है, हम सबकी टीम 26 वर्षों तक ऑफलाइन में जलवा बिखेरने के बाद आज 2024 में ये संस्थान जो है एजुकेशन वाला लॉन्च कर दिया। किसके रूप में, तो ऑनलाइन सेंटर के रूप में आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग देखेंगे, अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले साथियों, अगर आप भी चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का आप सभी को बेस्ट कंटेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अपना पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का जो होने वाला है, आप लोग ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ओके, क्यों कि आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है भैया, आपको मात्र 30 ऑब्जेक्टिव है। और इसी 30 ऑब्जेक्टिव में मैं आपका लेने वाला हूं करीब करीब 40 से 45 मिनट, इससे कम नहीं लूंगा साथियों। 40 से 45 मिनट लूंगा 30 ऑब्जेक्टिव को कराने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझिएगा, बने रहिएगा, इससे ये पता चलेगा आप लोगों को विश्लेषण मैं करवाऊंगा, है ना। आपका पहला प्रश्न क्या है,
1789 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी? अगर बात किया जाए 1789 ईस्वी की तो कौन सी क्रांति हुई थी? तो 1789 ईस्वी में आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और किस देश में हुई थी साथियों? तो फ्रांस में हुई थी। ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। किस देश में हुई थी? तो रूस में। कहां पर साथियों? रूस में। और रूस के राजा को क्या कहा जाता है साथियों? तो रूस के राजा को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस के राजा को जार कहा जाता है। और बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? तो जार निकोलस। कौन था? जार निकोलस। जार निकोलस द्वितीय। ये था आपका कौन? रूस की क्रांति के समय, यानी कि बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी, उस समय रूस का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। और रूस के राजा को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है ना। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो हुआ था साथियों, ये अपने भारत में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये भारत में हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में। अगर हम लोग बात करें कि 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आपका हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। एक बार फिर से क्लीन करके मैं आपके लिए थोड़ा सा लेकर के आता हूं बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट। यहां पर आप लोग देखेंगे, मैं अभी आपको बता रहा था कि असहयोग आंदोलन कहां हुआ था? असहयोग आंदोलन अपने भारत में हुआ था। किसके द्वारा लाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। गांधी जी के द्वारा, है ना, गांधी जी के द्वारा लाया गया था। इसी क्रांति के बाद आपका हुआ था चौरी चौरा कांड। इसी क्रांति के तहत, इसी आंदोलन के तहत चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कहां हुआ था? ये यूपी के गोरखपुर में हुआ था। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन भी भारत में लाया गया। कहां लाया गया? भारत में लाया गया। अंग्रेजों को बोला गया कि भैया बहुत दिन रह लिया तुम लोग यहाँ, अब भाग यहाँ से, गधा सब भाग यहाँ से, अब भारत छोड़ो। भगाने का प्रयास किया गया था 1942 में। कब? 1942 में। ये भी किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के। अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि गांधी जयंती कब मनाया जाता है। आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा एक बार से, है ना। ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। यहां से भी कई सारे हम लोग तथ्यों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में कौन सी क्रांति ने भूमिका निभाई थी? ये कौन सी ऐसी क्रांति थी जो यूरोप के में, अभी मैं आपको बताया कि राष्ट्रवाद किसको कहेंगे? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति लगाव होना। तो ये किस क्रांति के बाद आया था? मैंने अभी आपको बताया बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब? 1917 में। अगर बात करें हम लोग शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर के 1991 ईस्वी तक। कब? 1945 से 1991 ईस्वी तक। अगर हम लोग बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो ये हुई थी 1789 में। तो यही जो क्रांति थी भैया आपका 1789 वाली क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद ही यूरोप के देश में क्या आया था? राष्ट्रीयता की भावना आई थी। साथ ही साथ आप लोग सुने होंगे नेपोलियन का नाम। किसका? नेपोलियन का नाम सुने होइएगा। इनके प्रयास से भी क्या किया गया था? तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना आई थी, है ना। आगे देखिएगा अगला और आपका तीसरा प्रश्न है। क्या आपका तीसरा प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग किसके प्रयास से प्रस्तुत हुआ था? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके प्रयास से क्या हुआ था? तो जिसके प्रयास से आपका भैया हुआ था क्या? तो क्रांति का मतलब एकीकरण का, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ था। वह कौन ऐसा व्यक्ति था? तो आपको मैंने बताया था, जब यूरोप में राष्ट्रवाद में आपको पढ़ा रहा था उस समय भाई आपको मैं बताया था, याद होगा जरूर आप सभी को। अगर याद है तो कमेंट में बताते चलिएगा, अगर नहीं याद है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
है ना साथियों। बहुत अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा और आगे बढ़िएगा और भविष्य को आप उज्जवल बनाइएगा। पहली बात मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का, कहां का? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का शासक था, यानी कि चांसलर था, है ना। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है। कहां पर? वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में। अगर बात करें, प्रश्न अपना क्या था, कौन ऐसा व्यक्ति था जो क्या किया था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत किया था। तब वह व्यक्ति जो था आपका, एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा प्रश्न को, मैं थोड़ा सा प्रश्न आपका क्या कहता, बस ये देख लीजिए। सर्वप्रथम इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग किसके प्रयास से प्रस्तुत हुआ था? तो ये प्रयास हुआ था भैया किसके द्वारा? तो ये प्रयास किया गया था आपका नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। मेजनी ने भी एकीकरण में प्रयास किया था। और मेजनी ने क्या किया था? तो आपका पता होगा कि कार्बोनारी और यंग इटली, यंग इटली और यंग इंडिया, यंग इटली और यंग यूरोप, इंडिया सॉरी इंडिया नहीं होगा आपका, 1831 में हो जाएगा यंग इटली और 1834 में कब हो जाएगा? 1834 में हो जाएगा आपका यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। और भैया आपको पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका जो रही थी, सबसे अहम भूमिका किसकी रही थी? तो आपका बिस्मार्क की रही थी। किसकी? बिस्मार्क की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। तो आपका सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा नेपोलियन। सबसे पहला प्रयास नेपोलियन के द्वारा किया गया था। अगला आप लोग देखिएगा साथियों, आपका चौथा प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया में भैया आपका यहां पर होगा ऑस्ट्रिया, क्या होगा? ऑस्ट्रिया। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो बात करें लंदन, तो लंदन हो जाएगा आपका इंग्लैंड की राजधानी। कहां? इंग्लैंड की राजधानी आपका लंदन हो जाएगा। साथ ही साथ नई दिल्ली जो है अपने भारत की राजधानी है। कहां की राजधानी? अपने भारत की राजधानी है। अगर बात करें वियना, तो वियना जो है भैया आपका यही है आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी। किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी आपका वियना है। अगर बात करें हम लोग रोम की, तो रोम आपका इटली की राजधानी। कहां? किसकी? इटली की राजधानी कहां है? रोम है ना। इटली की राजधानी रोम है। आपको कमेंट में बताना है भैया, आपको क्या बताना है? तो बताते चलना है कि इटली के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा, ये आप लोग बता दीजिएगा हमें एक बार जरूर कमेंट में। मैं कमेंट आप सभी का डेली पढ़ता हूं, तो आप सभी बताते चलिएगा। चलिए आगे, और आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। यह प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा जरा। यह प्रश्न कहता है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब बुलाया गया? वियना सम्मेलन जो बुलाया गया था, वियना सम्मेलन का मतलब सम्मेलन को ही हम लोग कांग्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आपका कांग्रेस कहते हैं। ये बात आपको साथियों पता होना चाहिए कि वियना सम्मेलन जो होता है, सम्मेलन का को ही हम लोग कांग्रेस कहते हैं। और सम्मेलन का मतलब होता है कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो वियना सम्मेलन बुलाया गया था 1915 में, 1915 में बुलाया गया था, 1815 में, 1920 में और 1820 में। ये आपका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप कमेंट में बताते चलिएगा एक भी प्रश्न का आपको अगर उत्तर पता हो तो। चलिएगा देखते हैं हम लोग। वियना, आपको मैं बताया कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और वियना सम्मेलन जो बुलाया गया था नेपोलियन के पतन के बाद। किसके पतन के बाद? नेपोलियन के पतन के बाद। तो नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक बेहतरीन व्यक्ति था जो यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में क्या किया था? तो राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने का, जागरूक करने का प्रयास किया था। किसने? नेपोलियन ने भाइयों। और नेपोलियन ने बहुत अच्छा प्रयास किया था और इसको वाटरलू के युद्ध में 1804 में हराया जाता है। किसको? नेपोलियन को यूरोपीय शक्तियों के द्वारा 1804 ईस्वी में, सॉरी 1814 में। कब हो जाएगा आपका? 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में कब? तो आपका नेपोलियन को 1814 ईस्वी में, 1804 में शासक बनता है नेपोलियन। कब? 1804 में शासक बनता है और 1814 में इसे वाटरलू के युद्ध में पराजय किया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में
बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन बुलाया जाता है। कहां पर बुलाया जाता है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाया जाता है। भाइयों, इसका नाम इसीलिए पड़ गया वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन। आप हमें एक बार कमेंट में बताइएगा साथियों, वियना सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? कितने देश शामिल थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको मैं बता दूं कि कमेंट किस प्रकार करना है। जैसे पांचवा प्रश्न, तो आपको डालना है पांच डालना है। इसके बाद यूरोपीय शक्ति 4 थे। कौन कौन थे मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे मौजूद है। देखिएगा साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग देखते चलिएगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताते चलिएगा। यहां पे फिर से आपका ऑस्ट्रेलिया टाइप हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ऑस्ट्रिया होगा, क्या होगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मैंने आपको बताया ही है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक था। कौन था? आपका मेटरनिक। यहां रहा मेटरनिक। नेपोलियन ये जो था मेजनी, इसका इटली के एकीकरण से संबंध है। किससे? इटली के एकीकरण से संबंध है। नेपोलियन जो था ये यूरोप में राष्ट्रवाद को उत्पन्न किया था, राष्ट्रवाद को फैलाया था। किसको? राष्ट्रवाद को। ये पोप जो था, ये पोप इटली में रोम था, रोम नामक स्थान का ये शासक था। इतना बात क्लियर है? तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर भी कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों, आपका अगला जो आपका प्रश्न है आपके स्क्रीन पे मौजूद है, देखते चलिएगा। मेटरनिक एक प्रकार का व्यक्ति था। मेटरनिक किस प्रकार का व्यक्ति था? मैंने आपको अभी अभी बताया कि मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। और ऑस्ट्रिया इसी के नेतृत्व में, आपसे अगर पूछे कि वियना सम्मेलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वियना सम्मेलन का नेतृत्व मेटरनिक ही कर रहा था। कौन कर रहा था? मेटरनिक ही कर रहा था, है ना, जो 1815 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1815 में। तो मेटरनिक उदारवादी व्यक्ति था, सुधारवादी व्यक्ति था, या फिर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था? भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि सुधारवादी का क्या अर्थ होता है। जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उसमें सुधार लाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सुधारवादी। और जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उस पर टीका टिप्पणी करने वाला और उसमें परिवर्तन नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका प्रतिक्रियावादी कहलाता है। तो यही आपका प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कौन? मेटरनिक। मेटरनिक कैसा व्यक्ति था? प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। आशा करूंगा कि यहां तक आप सभी का क्लियर होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। देखिएगा आप सब, क्या देखना है? वियना कांग्रेस में कौन कौन से देश शामिल थे? कौन कौन ऐसा देश था जो शामिल था किसमें? वियना कांग्रेस में। तो ब्रिटेन, ब्रिटेन को हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, है ना, इंग्लैंड कहते हैं। और रूस था, पर्सा था। ये सभी के सभी देश जो थे कहां थे? तो आपका वियना सम्मेलन में शामिल थे, यानी वियना कांग्रेस में शामिल थे। वियना कांग्रेस वियना में बुलाया गया था। कहां पर? वियना में बुलाया गया। कब बुलाया गया? 1815 में बुलाया गया। 1815 में बुलाया गया। इसका नेतृत्व किसने किया था? मेटरनिक ने। मेटरनिक ने, है ना। तो आप सभी को यहां तक ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा। बढ़िएगा आगे साथियों, देखेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या कहता है अपना प्रश्न? देखिएगा जरा गौर से, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश में है? तो जर्मनी और इटली जो है आपका किस महादेश में है? तो आपका यूरोप महादेश में। और हम भारतीय किस महादेश में है? तो एशिया महादेश में है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टिकोण से है ना। बात करें अगर बात करें कि किसकी बात करें, तो मानवीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो मानव का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। मानव का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। जबकि सभ्य मानव का पालना, जो सभ्य मतलब शिक्षित, पढ़ा लिखा, समझदार मानव का
पालना आपका एशिया महादेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एशिया महादेश को। और आज आप देखते होइएगा कि अपने भारत की स्थिति कैसी जर्जर हो गई है। यूरोपीय देश और अन्य सारे महादेश जो थे आगे बढ़ चुके हैं हम सभी को छोड़कर। बढ़िएगा आगे साथियों, क्या है आपका ये सही उत्तर यूरोप हो जाएगा। मेजनी, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो डाइट से नहीं है, लाल कुर्ती सेना से नहीं है, कार्बोनारी से नहीं है, या फिर इनमें से कोई से नहीं है। भैया तो आपका सही उत्तर आ जाएगा निकल के, मेजनी का संबंध आपका कार्बोनारी नामक संस्था से है। इसका स्थापना जो 1810 ईस्वी में किया गया था। ये एक गुप्त दल था। क्या था? ये एक गुप्त दल था जो देश में राष्ट्रवादी भावना को जागरूक करने का, उजागर करने का प्रयास ये गुप्त दल कर रहा था। जिसका सदस्य कौन था? तो मेजनी था। और मेजनी क्या था? तो मेजनी एक व्यक्ति था जो इटली के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहा था। किसके लिए? इटली के एकीकरण के लिए प्रयास कर रहा था। बढ़िएगा आगे, अपना 11वां प्रश्न आएगा आपके स्क्रीन पे। क्या आएगा 11वां प्रश्न? देखिएगा जरा क्या आएगा, देखिएगा प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न क्या कहता है? मेजनी ने 1834 ईस्वी में, मेजनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन या फिर किस संस्था का स्थापना किया था? तो ये जो हो जाएगा यंग यूरोप। ये आपका आंसर निकल के आएगा। 1834 की बात की जाए तो यंग यूरोप। अगर बात करें हम लोग, बात किया जाए यंग इटली की, तो यंग इटली का भी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मेजनी के द्वारा ही किया गया था। लेकिन कब? तो 1831 में। कब? 1831 में। साथियों अगर बात करें यंग इंडिया, यंग इंडिया एक पुस्तक है जिसके लेखक हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। कौन है जी? महात्मा गांधी जी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और आगे ही चर्चा किए हैं कि कार्बोनारी नामक संस्था का गठन जो है सदस्य कौन था? मेजनी था। आगे बढ़िएगा, देखेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न निकल के आएगा भैया आपका। क्या आएगा? तो अगला आपका प्रश्न आ जाएगा, देखिएगा गौर से। हीगेल कौन था? हीगेल जो था एक दार्शनिक था, संगीतकार था, राजदूत था, या फिर ये सभी था? भाई तो आपका सही उत्तर आ जाएगा, ये जो था हीगेल, हीगेल थे क्या? दार्शनिक थे। और इसी दार्शनिक से कार्ल मार्क्स भी प्रभावित थे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि समाजवाद और साम्यवाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं हिस्ट्री का तो अभी बना ही रहा हूं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स सभी का आपको क्या दूंगा? तो वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ऑफ कोर्स कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी हमें टाइम दो, क्या समय दो, मैं आप सभी को सफलता दूंगा। क्या दूंगा? सफलता निश्चित तौर पर देने का प्रयास करूंगा, है ना। अगला आपका प्रश्न, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था? बात वही आता है। क्या था? बात वही आता है। तो बढ़िएगा आगे, क्या आएगा? तो नेपोलियन ने क्या किया था? तो यूरोपीय देश में राष्ट्रवादी भावना को उजागर किया था। किसको? यूरोपीय देश में राष्ट्रवादी भावना को। बढ़ते हैं आगे, लुई 18वां ने, या फिर बिस्मार्क ने, या फिर आपका मेजनी ने। तो आपका यहां पर क्या, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की अध्यक्षता इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। किसने किया था? मेटरनिख ने। किसने? मेटरनिख, ये किया था, मेटरनिख ने किया था। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हंगरी की राजधानी को देखेंगे। किसको? नाम थोड़ा सा अजब है क्योंकि ये क्या है? यूरोपीय देश है। क्या है? यूरोपीय देश। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपने प्रश्न को। हंगरी एक देश है जो यूरोप में है। कहां पर है? यूरोप महादेश में स्थित एक देश है हंगरी। उसकी राजधानी क्या बर्लिन है, टोक्यो है, बुडापेस्ट है, या फिर और कहीं है? ये आपको बताना है भाइयों। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा बुडापेस्ट। क्या आएगा?
बुडापेस्ट। टोक्यो आपकी जापान की राजधानी, बर्लिन आपकी जर्मनी की राजधानी। सही है, बढ़ते हैं। तो आपका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट आएगा। क्या आएगा? बुडापेस्ट। याद रखना है, जब भी आप पेस्ट करने जाओगे, ब्रश करने जाओगे सुबह सुबह, याद रखना है कि हम जो अभी कर रहे हैं ये हंगरी नामक देश की राजधानी है। कहां पर है भाइयों? आपका हंगरी नामक देश की राजधानी है। याद करते चलिएगा। और आपका अगला जो आपका चौथा आपका ऑप्शन में आएगा, क्या आएगा? तो आपका आएगा ढाका। ढाका में चलता रे टाका। क्या चलता है? टाका। मतलब ढाका की मुद्रा जो है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी। किसकी राजधानी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहां पर टाका चलता है। क्या चलता है? टाका। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है ना, इसी तरह मुद्रा जो है आपका वहां। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को, जर्मनी को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। आखिर भाई किसको कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? तो यूरोपीय देशों का मतलब यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं। तो भाई आपको मैं बता दूं कि इस प्रश्न को यह भी पूछ सकता है कि यूरोप के देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए किस देश का ज्ञान एवं विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है? तो आएगा आपका यूनान। क्या आएगा? यूनान नामक देश, है ना। और यूनान नामक देश ही क्या है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे, है ना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। बढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी एक व्यक्ति था जो क्या किया था? तो इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। और इटली के एकीकरण के संबंध में ही इन्होंने क्या किया था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। क्या किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। और ये क्या थे? तो एक क्रांतिकारी व्यक्ति कह सकते हैं इसको। अपना ये अपने सहयोगी के द्वारा एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या? तो लाल कुर्ती सेना। इस सेना का गठन करते हैं किसके लिए? इटली के एकीकरण के लिए। अगर बात करें भाई एकीकरण का, मैं बात कई बार लाया हूं। एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता है, एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, एकजुट हो जाना, मिल जाना, है ना। क्या कहलाता है? एकीकरण। जैसे आपको पता होगा, मैं भी बताया हूं कई बार, और आपको अन्य अन्य जगहों से भी पता होगा भाई। आपको क्या पता होगा? तो आज जो भारत है, अपने भारत में राज्यों की संख्या 28। कितनी? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। ये अपना आज भारत का स्थिति है। लेकिन आज से पहले जब यहां पर स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था हम लोगों को, आज 16 अगस्त है, कल के दिन, यानी कि 15 अगस्त को 1947 में हम लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, प्राप्त हुई थी। और ये हम लोगों को भीख में नहीं मिला था भाई, बहुत परिश्रम करना पड़ा था, लाखों की संख्या में कुर्बानी देनी पड़ी थी, है ना। तब जाके हम लोगों को स्वतंत्रताएं मिली थी। अंग्रेजों के चंगुल से हम लोग बच पाए थे, छुटकारा मिला था। तो हम लोगों को बदला जरूर लेना है अंग्रेजों से। क्यों? कि ये अंग्रेज हम लोगों को जो उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देशों को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका यूं 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 उड़ा दिया। मतलब बर्बाद करके, तहस नहस करके, लूट करके, ध्वस्त करके, बर्बाद बर्बाद करके छोड़ दिया। कौन? यही अंग्रेज। तो हम लोगों को बदला ऑफकोर्स लेना है, आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन ऑफकोर्स चाहे जैसे भी हो हम लोगों को जरूर लेना है। तो बात करें एकीकरण का मतलब इकट्ठा हो जाना। स्वतंत्रता के समय भारत में भी क्या था? लगभग 562 कहीं पर दिखता है, तो कहीं पर आपका 65 दिखता है। इतनी देशी रियासत थी। तो भाई अब आप बताएं कि देशी रियासत जो इतनी थी, इन सभी को मिला मिला के, इकट्ठा कर करके इतना जो छोटा बना दिया गया है, कुल मिला के 36 यहां तक जो लाया गया है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एकीकरण कहते हैं। अगर बात करें कि एक बात तो आप यहां पर सर जी एकीकरण समझा दिए, सर आप यहां पर एकीकरण समझा दिए कि एकीकरण का मतलब होता है, क्या होता है? एक हो जाना, एकजुट हो जाना, मिल जाना, आपसी संबंध को स्थापित कर लेना। क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। अब हम
एक बात बोले और आप सभी को फंसा दिए। क्या फंसाए? देसी रियासत। तो देसी रियासत क्यों कहेंगे? तो रियासत का मतलब होता है खंड, टुकड़ा होता है। ये जब भारत में था छोटा 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 छोटा, तो अगर बात करें तो इन सभी को, भारत में इतने राजा हुआ करते थे उस समय, और उन सभी को हटा करके आज हमारा आज एक भारत देश बन चुका है ना? बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। बढ़ते हैं आगे। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। नाविक जो नाव चलाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। बाद में चल के अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर क्या बन गए थे? किसान बन गए थे। और इतना अधिक देश के प्रति लगाव होना, देश के प्रति अपना सारा कुछ निछावर कर देने के प्रयास मात्र से भारतीय जो उस समय स्वतंत्रता का जो प्रयास चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज जो थे हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक शासन किया था। तो हमारा भारत जो है उस समय क्या था? जब इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रयास हो रहा था, उस समय अपना भारत भी तो गुलामी था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो हम जो अपना भारत था, यहाँ पर लोग गैरीबाल्डी से काफी प्रभावित हुए थे। और इसी में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपका चौथा चैप्टर में आएगा। क्या आएगा? लाला लाजपत राय जी आएंगे। कौन आएंगे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने गैरीबाल्डी के जीवनी से प्रभावित होकर, गैरीबाल्डी के कर्तव्यों से प्रभावित होकर क्या किया था? तो गैरीबाल्डी का एक पुस्तक लिख दिया था, जीवनी लिख दिया था। कौन? आपके और हमारे प्रिय जो रहे हैं, कौन? आपके लाला लाजपत राय जी, है ना? बढ़िएगा आगे। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। क्या आएगा निकल के? वियना सम्मेलन द्वारा फ्रांस में, वियना सम्मेलन द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो किस वंश की? तो आपका खतरा जो वंश था, निरंकुश जो वंश था, सही वंश नहीं था, उसका स्थापना फिर से वियना सम्मेलन में बुलाया गया था 1815 में। इसके बाद पूर्ण स्थापित मतलब दोबारा से स्थापित किया गया था, वह वंश था बुर्बो वंश। कौन सा? बुर्बो वंश। इसके बाद बुर्बो वंश के बाद ये आता है 1830 ईस्वी की क्रांति होती है फ्रांस में, और 1830 ईस्वी क्रांति के बाद आर्लेयंस वंश का स्थापना होता है। और आर्लेयंस वंश का शासक कौन होता है? लुई फिलिप होता है, जिसके खिलाफ 1848 ईस्वी में क्रांति की जाती है। और 1848 ईस्वी क्रांति के बाद लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंग्लैंड पलायन करना पड़ता है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर समझ में आया होगा। कौन सा वंश? बुर्बो वंश का फिर से स्थापना किया गया था वियना सम्मेलन के बाद। और वियना सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो वियना सम्मेलन आपका 1815 ईस्वी में बुलाया गया था। और वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने। किसने? मेटरनिख ने। अगर बात करें तो वियना सम्मेलन किस देश में बुलाया गया? ऑस्ट्रिया में बुलाया गया, है ना? बढ़िएगा आगे। 18वां प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 18वें प्रश्न में अगर बात करें तो ये आपका प्रश्न क्या कहता है? देखिएगा जरा गौर से। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पढ़ते हैं। गणराज्य को पुनः स्थापित करना, मतलब गणराज्य को फिर से स्थापित करना, ये तो गलत है आपका। लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, ये भी आपका क्या है? थोड़ा सा गलत मान लेते हैं हम लोग। बढ़ते पहले आगे, आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे क्या आएगा। देखिएगा फिर से एक बार, है ना? नेपोलियन युग को स्थापित करना, बिल्कुल गलत बात। पुरातन पंथी व्यवस्था को स्थापित करना, जी जी सही उत्तर आपका यहाँ है ऑप्शन नंबर डी में, पुरातन पंथी व्यवस्था को स्थापित करना। क्यों कहेंगे पुरातन पंथी व्यवस्था? किसको कहेंगे? तो नेपोलियन के पतन के बाद वियना सम्मेलन बुलाया गया था, और नेपोलियन के आने से जो पहले पूर्व पीछे में जो व्यवस्था चलाई जा रही थी उसको हम लोग कहते हैं पुरातन पंथी व्यवस्था। और उसी व्यवस्था को फिर से लागू करना क्या कहलाता है? पुरातन पंथी व्यवस्था, जो वियना सम्मेलन का टारगेट था, है ना? जैसे आप लोगों का टारगेट होगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम में अपना झंडा गाड़ना है, ठीक इसी तरह मेटरनिख जो की अध्यक्षता कर रहा था वियना सम्मेलन का, इसका ये क्या प्रयास था? तो इसका ये प्रयास था कि वियना सम्मेलन के द्वारा पुरातन पंथी व्यवस्था को लागू किया जाए। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज देखिएगा किसको कहेंगे? तो यूरोप का मरीज हम लोग कहेंगे इटली को कहेंगे, जर्मनी को कहेंगे, तुर्की को कहेंगे, या फिर जापान को कहेंगे। तो यूरोप का मरीज जो हम लोग कहते हैं
इसके पीछे बहुत ही सारा क्या रहा है, तो आपका इतिहास छुपा रहा। तुर्की को कहेंगे, किसको, तुर्की को। तुर्की नामक देश जो था यूनान पर कब्जा कर लिया था, यूनान पर, और इसको अपने शासन में अपने अधीन रखे हुआ था। मतलब तुर्की इसको अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। बाद में चल के क्या होता है, रूस का, किसका, रूस का, आगे ब्रिटेन का, इन सभी यूरोपीय शक्ति का जब आता है, क्या दबाव आता है, तो बाद में चलकर क्या करना पड़ता है, तो यूनान को स्वतंत्र करना पड़ता है। आप लोग कभी न कभी ऑटोमन साम्राज्य का नाम सुने होंगे, किसका नाम सुने होंगे, ऑटोमन साम्राज्य का, उसको ही हम लोग तुर्की साम्राज्य कहते हैं। और बाद में चल के यूरोपीय शक्ति देखिए कितने होशियार थे कि जो इसको गुलाम बनाया हुआ था, जो इसको गुलाम बना करके रखा था, उसको मरीज बना दिया। हम लोगों को भी करना चाहिए क्या, एशिया का मरीज, किसको, इंग्लैंड को बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों को शासन किया था तो हम लोग भी कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, चाहे एशिया में हो या ना हो। इंग्लैंड एशिया में नहीं है तो क्या दिक्कत, हम लोग भी अपने यहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को। एशिया का मरीज किसको, इंग्लैंड को, जैसे तुर्की को कर दिया था ये सब। बढ़िएगा आगे, अगला अपना 20वां प्रश्न आएगा, क्या आएगा देखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, बिस्मार्क ने, या फिर काउंट काबूर ने। सही उत्तर आपका आएगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण ये आपका किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। किसके द्वारा, बढ़िएगा आगे, नेपोलियन बोनापार्ट। अगर बात करें काउंट काबूर, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के द्वारा, विक्टर इमैनुअल कौन था, तो विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, कहां का, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। और विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को क्या किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और यही विक्टर इमैनुअल क्या किया था, तो इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। इटली के एकीकरण में 4 व्यक्तियों का योगदान रहा, प्रमुख रूप से 3 व्यक्ति का। पहला व्यक्ति मेजनी था, दूसरा व्यक्ति काउंट काबूर था, तीसरा व्यक्ति आपका गैरिबाल्डी था। ये व्यक्ति क्या था, 3 व्यक्ति था। और चौथा शासक व्यक्ति जो था वह कौन था, तो आपका वह व्यक्ति था कौन, आपका विक्टर इमैनुअल, जो कहां का शासक था, विक्टर इमैनुअल आपका सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक था। बढ़िएगा आगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अपना अगला प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन कौन उत्तरदायी था, या फिर कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान रहा, आपका गैरिबाल्डी का, है ना, बिस्मार्क का, या फिर मेजनी का, या फिर काउंट काबूर का। तो ये 3 व्यक्ति जो थे, ये 3 व्यक्ति जो थे कौन कौन थे भैया आपका, तो 3 व्यक्ति आपका गैरिबाल्डी, मेजनी और काउंट काबूर, ये इटली से संबंधित थे, मतलब इटली का एकीकरण का प्रयास कर रहे थे। और बिस्मार्क जो था ये जर्मनी का किया था, कौन, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया था। आपका ऑस्ट्रिया से युद्ध किया था, फ्रांस से युद्ध किया था, है ना। इन सभी देशों से युद्ध करने के उपरांत क्या किया था, तो आपका जर्मनी का एकीकरण करने में सफल हो पाया था। बढ़िएगा आगे, अपना अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 22वां प्रश्न क्या कहेगा, अपना 22वां प्रश्न कहेगा इटली के एकीकरण के लिए कौन कौन उत्तरदायी था। यह प्रश्न का आंसर तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार मैं आपको बता दिया हूं, है ना। बढ़िएगा आगे, अपना 23वां आपका प्रश्न क्या कहेगा, अपना 23वां प्रश्न कहेगा फ्रांस में 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो आपका संघीय शासन व्यवस्था, कौन सा, संघीय शासन व्यवस्था, या फिर संवैधानिक राजतंत्र, या फिर गणराज, या फिर अधिनायकवाद। भाई तो आपको पता होना चाहिए कि 1830 ईस्वी के बाद आर्लेयंस वंश का स्थापना हुआ, और इस वंश के जो शासक थे वह थे कौन, लुई फिलिप थे। लुई फिलिप जब आए थे तो ये राजतंत्र तो था ही, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें राजाओं का शासन हो उसको हम लोग राजतंत्र कहेंगे, और वैसा शासन का व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के शासन करवाती हो उसको हम लोग लोकतंत्र कहेंगे। साथियों, तो ये आपका संवैधानिक राजतंत्र था, राजाओं का शासन तो था ही था,
लेकिन जब 1830 ईस्वी क्रांति हुई थी, इसके पश्चात आपका कौन सा संवैधानिक राजतंत्र लाया गया था? कौन सा तंत्र? संवैधानिक राजतंत्र, मतलब संविधान बनाया गया, उसके अनुसार कार्य किया गया। आपको ये बात भी पता होना चाहिए जो मैं बताने वाला हूं कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का रहा। किसका? विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। और वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत के पास मौजूद है। और अपने देश में संविधान लागू कब हुआ? तो अपने देश में संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इससे पूर्व इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, है ना, और लगभग 64 लाख के आसपास रुपया खर्च हुआ था। बढ़िएगा आगे। कांट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? भाई तो आपका कांट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आपको पीछे इस प्रश्न का उत्तर में दिया हूं। बढ़िएगा आगे। क्या कहेगा अपना प्रश्न? 25 नंबर प्रश्न कहेगा आपका, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? फंसना नहीं है, सेम आंसर होगा आपका। क्या होगा? बिस्मार्क, जर्मनी का। और ये तीन थे त्रिमूर्ति, ये किससे? तो ये थे इटली के एकीकरण से संबंधी। किससे संबंधी? इटली के एकीकरण से ये 3 व्यक्ति, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, और अपना चौथा व्यक्ति जो काउंट का बिस्मार्क है, ये बिस्मार्क जर्मनी से संबंधित थे। किससे? जर्मनी से संबंधित थे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला आप सभी को। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहता तो कमेंट में बताइएगा, है ना। बढ़िएगा आगे। क्या भरना है आप सभी को? अपना अगला और 26वां प्रश्न देखना है। क्या देखिएगा? प्रश्न अपना कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि बढ़ेगा 1863 में, 1864, 1871 और 1995। तो आपका साथियों किया जो गया था, ये किया गया था 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर। किसके द्वारा? तो जर्मनी और फ्रांस के द्वारा किया गया था। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। और भारत में सबसे प्रथम बार आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। कब? 1975 में। उस समय माननीय प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इसीलिए आपका 25 जून को वर्तमान 2024 में आपका कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संविधान हत्या दिवस। क्यों? संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 2024 से ये लागू किया गया 25 जून को। क्यों? कि इसी दिन 1975 ईस्वी में क्या किया गया था? तो आपका देश में आपातकाल लागू किया गया था। और ये सिलसिला काफी लंबा रहा है और इसके पीछे ये संविधान हत्या दिवस मनाने की प्रक्रिया लागू की गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इसको हम लोग कभी देखेंगे, छोड़िए। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं यूरोप को, जब एशिया को पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना। बढ़िएगा आगे। महान कवि लॉर्ड बायरन। कौन? लॉर्ड बायरन कहां के रहने वाले थे? इन्हीं लॉर्ड बायरन के बारे में क्लास 12th में जब आप लोग जाइएगा, इंग्लिश अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़िएगा ना, तो वहां पर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि महान कवि जो है, क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड मत बोलिएगा क्योंकि लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान। ये भगवान थोड़ी था, इसको भगवान नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना। तो ये बायरन कहाँ का रहने वाला था? महान कवि तो थे लेकिन हम लोगों पर शासन भी इन्हीं लोग ने किया था, तो इसको हम लोग समझ रहे हैं आप लोग। बढ़िएगा आगे। पोलैंड के रहने वाले नहीं थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये इंग्लैंड के जो रहने वाले थे, यूनानी स्वतंत्रता के समय, किसके समय? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय इनका निधन हो जाता है। किसके? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इनका निधन हो जाता है, जिसके कारण यूरोप के देश जितने भी थे सभी ने क्या किया था? तो तुर्की पर, किस पर? तुर्की पर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया था कि आप क्या करो, तो आप किसको? यूनान को स्वतंत्र कर दो, और नहीं तो मैं क्या करूंगा, हम सभी मिलकर यूरोप के जितने भी देश हैं सभी आप पर आक्रमण करेंगे और प्रहार करके आपको पराजित कर देंगे। इससे बेहतर होगा कि आप लात का भूत बात से मान जाइए। पहले आप लात आजमाने से पहले बात से ही मान जाइए, बहुत अच्छा रहेगा।
है ना। बढ़िएगा आगे, ये तुर्की के लिए ये भाषा का उपयोग किया गया था, है ना। बढ़िएगा 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो ये देश जो था तुर्की था, यूनान था, हंगरी था, जापान था। किसके बीच हुई थी? तो ये तुर्की नामक देश के बीच हुई थी 1829 ईस्वी में। क्यों? कि ये यूनान पर कब्जा कर लिया था, यूनान को ये क्या बना लिया था? अपना उपनिवेश बना लिया था। इसीलिए 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि की गई थी तुर्की देश के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। बढ़िएगा आगे, अपना 29वां प्रश्न है, क्या कहता है? बढ़िएगा 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? आपका गैरीबाल्डी ने। तो गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। अगर बात करें कांट काबुर के बारे में, तो कांट काबुर को विक्टर इमैनुअल के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कांट काबुर को विक्टर इमैनुअल के द्वारा क्या किया गया था? आपका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगर बात करें हम लोग कि स्थापना किसने किया था, तो स्थापना यही मेजनी साहब ने किया था। और मेजनी का संबंध किस देश के एकीकरण से रहा है? तो इटली के एकीकरण से। किसके एकीकरण से? इटली के एकीकरण से रहा है। बढ़िएगा आगे, आज का लास्टली प्रश्न है, ये प्रश्न आपका लास्ट है। क्या कहता प्रश्न? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपीय देश को क्या हो जाता है? सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। कौन जब छींकता है? जब आपका फ्रांस छींकता है। तो ये कथन जो था गैरीबाल्डी का, मेजनी का, बिस्मार्क का, किसका था? तो ये कथन था आपका मेटरनिख का। किसका? ये कथन मेटरनिख का था। ये क्या बोला था? तो ये बोला था कि फ्रांस जब छींकता है, अच्छी क्या हो जाता है? बाकी यूरोपीय देशों को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा किसने कहा? मेटरनिख ने कहा। उम्मीद करता हूं कि ये आज का सेशन आपके लिए क्या रहा होगा? लाभदायक रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2025 में यहां से बहुत फायदा मिलने वाला है, अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो। अन्यथा कोई बात नहीं, बढ़िएगा आगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आप सभी को किस सब्जेक्ट का आप सभी को लेक्चर चाहिए बताइएगा जरूर, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।